हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी जो क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। और भी बाकी क्लासेस जो है रोहित सर के द्वारा, सुरेंद्र सर के द्वारा जो है आपके जो है आरबीएस महाविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है इस पे चलाई जा रही हैं। बाकी कुछ क्लासेस जो हैं ऑफलाइन आपके कॉलेज में भी चल रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो है आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करें। तो अब बात करते हैं हम पिछली क्लास पे। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने सीड और सोविंग के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप समझ रहे हैं, हमने बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है आपका सब्जेक्ट, उसमें जो है टॉपिक वाइज जो है हम शुरुआत किए हैं। और उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया, क्या एग्रोनॉमी क्या है, ठीक है, एग्रोनॉमी। और उसके बाद हमने सीड और सीड सोविंग के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होगा साथियों टिलेज पे, ठीक है। किस पे होगा? टिलेज, जिसे भू परिष्करण कहते हैं। अब ये क्या है भू परिष्करण या टिलेज? इसको समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे भू परिष्करण या टिलेज क्या है, या फिर जो आप इमेज में देख रहे हैं इससे आपको कुछ तो प्रतीत होता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या है भू परिष्करण या फिर टिलेज क्या है, ठीक। देखो, नाम इसका आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, भू परिष्करण या फिर टिलेज, ठीक है। बाकी आप इससे बहुत भाली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बिना भू परिष्करण किए या फिर बिना टिलेज किए हुए जो है खेती करना असंभव कार्य है, ठीक है। बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो भू परिष्करण या टिलेज क्या है, तो आइए इस राज को यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, भू परिष्करण और टिलेज का मतलब होता है जुताई। क्या है दोस्तों? जुताई। यानी कि किसी भी फसल की बुआई से पहले, ठीक है, किसी भी फसल की बुआई से पहले खेत की तैयारी की जाती है, यानी खेत की जुताई की जाती है। वही प्रक्रिया भू परिष्करण या फिर टिलेज कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? भू परिष्करण या टिलेज कहलाती है। ये जो आपका भू परिष्करण या टिलेज है, जिस बिंदु पे आज हम बात कर रहे हैं, ये आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें अक्सर पूछा जाता है टिलेज क्या है, टिलेज कितने प्रकार का होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों जो इसमें जो है पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को, और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये टिलेज क्या है, कौन सी बला है टिलेज या भू परिष्करण, इसको यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो भू परिष्करण, ठीक है, क्या है? तो भू परिष्करण या फिर टिलेज का मतलब है कि कोई भी फसल की बुआई से पहले, ठीक है, आप किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं, ठीक है, फसल की बुआई से पहले जो जुताई का कार्य किया जाता है, यानी खेत की जो तैयारी की जाती है, वही जो प्रक्रिया होती है भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है। तो भू परिष्करण का मतलब यह है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भू परिष्करण का मतलब उन क्रियाओं से संबंधित है जो किसी फसल की बुआई से पहले मिट्टी के ऊपर, यानी जो जिस खेत में फसल की बुआई कर रहे हैं उसमें जो भी भौतिक प्रबंध, भौतिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, उन क्रियाओं को भू परिष्करण कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी भी फसल की बुआई के लिए हमें खेत की जुताई करनी पड़ती है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है? भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है। फिर समझते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो भू परिष्करण के अंतर्गत भूमि की जुताई करना, ठीक है। क्या है? भू परिष्करण का मतलब है कि भूमि की जुताई करना। क्या करना? भूमि की जुताई करना, भूमि को तैयार करना किसी भी फसल की बुआई के लिए, ठीक है। क्या है? भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण के अंदर क्या कार्य किया जाता है? तो भू परिष्करण के अंदर जो है जुताई करना, या फिर हैरो, या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, या फिर निराई गुड़ाई कार्य करना, ये आदि जो क्रियाएं होती हैं ये भू परिष्करण में सम्मिलित होती हैं, ठीक है। यानी कि भूमि में या फिर जो खेती योग्य भूमि है उसमें जुताई कार्य, निराई गुड़ाई कार्य आदि तरह के जो कार्य, कर्षण क्रियाएं भूमि में की जाती हैं, भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? भू परिष्करण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भू परिष्करण आपको समझ आया होगा, ठीक है। भू परिष्करण, अब भू परिष्करण के वर्गीकरण की बात करेंगे कि भू परिष्करण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज। टिलेज क्या है आपने यहाँ पे समझा। हम आगे बढ़े भू परिष्करण
का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज, ये क्या है यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो भू परिष्करण फिर से भूमि की तैयारी करने के दृष्टिकोण से भू परिष्करण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके दृष्टिकोण से? भूमि की तैयारी करने के दृष्टिकोण से। पहले तो आप ये बताइए, आपको भू परिष्करण समझ आया? तो भू परिष्करण का मतलब यह होता है कि फसल की बुआई से पहले, ठीक है, जो खेतों में कर्षण क्रियाएं की जाती हैं या फिर बुआई के बाद भी जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे बुआई से पहले खेत की जुताई की जाती है, फसल को बोया जाता है, उसके बाद जब फसल उगाती है उसमें कोई खरपतवार होता है, खरपतवार को निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाला जाता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये भू परिष्करण कहलाती है, ठीक। भू परिष्करण समझ आया। अब हम बात करें भू परिष्करण का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज की, ठीक है। तो भूमि की तैयारी करने के दृष्टिकोण से, यानी फसल की बुआई के दृष्टिकोण से जब भूमि की तैयारी की जाती है तो उसके हिसाब से भू परिष्करण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला है प्राथमिक भू परिष्करण या फिर जिसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण या फिर प्राथमिक टिलेज, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको कि भू परिष्करण क्या है। भू परिष्करण का वर्गीकरण जो है भूमि की तैयारी की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक भू परिष्करण। क्या है? प्राइमरी टिलेज। ये क्या है? तो देखिए, भू परिष्करण वो क्रियाएं हैं। क्या है? भू परिष्करण वह क्रिया है जो भूमि को काटती है। क्या करती है? भूमि को काटती है। देखिए, जुताई में क्या होता है, भूमि की जो मिट्टी होती है उसको जो है जुताई के माध्यम से पलट दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से भूमि को काटा जाता है, भूमि की ऊपरी परत को तोड़ती है, ठीक है। भू परिष्करण वह क्रिया है जो भूमि की कटाई करती है या भूमि की ऊपरी परत को तोड़ती है, मिट्टी को पलटकर कूड़ा करकट को मिट्टी में दबा देती है। प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है, ठीक। समझ आया? फिर से एक बार देखते हैं हम। नहीं समझ आया फिर से बात करेंगे इस पे, प्राथमिक भू परिष्करण पे, ठीक है। तो प्राथमिक भू परिष्करण वह क्रिया है, ठीक है। देखिए, जब किसी आप मान लो आपका खेत है, ठीक है, तो फसल की कटाई के बाद जब दूसरी कोई भी फसल आपकी तैयार हुई, उसकी कटाई हुई, उसके बाद समय आने पर अगली फसल की जब तैयारी की जाती है, यानी कि अगली फसल की बुआई से पहले, ठीक है, अगली फसल की बुआई से पहले खेतों में खेत की जुताई या फिर जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। इस क्रिया में भूमि की जुताई की जाती है, भूमि की ऊपरी परत को तोड़ा जाता है या फिर मिट्टी पलट हल से मिट्टी को पलट दिया जाता है। भूमि की ऊपरी सतह पर जो कूड़ा करकट होता है वो नीचे दब जाता है, सड़ जाता है। ये सारी क्रियाएं जो है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। अब प्राथमिक भू परिष्करण में कुछ प्रमुख यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। प्राथमिक भू परिष्करण में कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आप देखिए, मिट्टी पलटने वाले हल। क्या है? मिट्टी पलटने वाले हल, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपको खेत में दूसरी फसल की बुआई करनी है, तो पहली फसल की कटाई के बाद भूमि में जो है मिट्टी पलट हल का जो है उपयोग करके मिट्टी को पलटा जाता है, या फिर तवादार हल चलाया जाता है, या फिर चीसल हल होता है, या हैवी डिस्क हैरो एवं रोटावेटर होता है। इन सारे हल के माध्यम से जो है प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि फसल की जो है कटाई के बाद कुछ दिन जो है खेत पड़ती अवस्था में रहता है, ठीक है। खेत को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है मिट्टी की जुताई इसलिए की जाती है, प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है, ताकि भूमि में या भूमि की जो ऊपरी परत है उसमें जो कूड़ा करकट है वो भूमि में दब जाए, और साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जुताई के बाद जो है मिट्टी के जो रंध्र होते हैं उसमें ऑक्सीजन का संचार सही हो जाए, ताकि मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाए, और जो अगली फसल की हम तैयारी कर रहे हैं वह फसल जो है हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो, उसको पर्याप्त मात्रा में जो है नमी और जो है ऑक्सीजन मिल सके। तो ये कहानी थी प्राथमिक भू परिष्करण और परिष्करण की, ठीक है। भू परिष्करण क्या था?
उसको हमने बताया। फिर बात करा भू परिष्करण दो प्रकार का है, दो प्रकार में एक प्राथमिक भू परिष्करण है। प्राथमिक भू परिष्करण जो है कोई फसल को बुआई से पहले जो कार्य किया जाता है, किसी भी फसल की बुआई से पहले, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। प्राथमिक भू परिष्करण में कुछ इस प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी पलटने वाले हल हो गए, तवेदार हल हो गए, रोटावेटर हो गया, ठीक है, हैवी डिस्क हैरो हो गया, आदि कुछ इस प्रकार के हल। अब हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण यानी सेकेंडरी टिलेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक भू परिष्करण या फिर सेकेंडरी टिलेज की बात करेंगे। ठीक, द्वितीयक भू परिष्करण या फिर सेकेंडरी टिलेज की हम बात कर रहे हैं। देखिए द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है, इसमें प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, पहली जुताई के बाद जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो भी क्रियाएं खेत में की जाती हैं वो द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है द्वितीयक भू परिष्करण? द्वितीयक भू परिष्करण होता है बीज को बोने के बाद। ठीक है, जैसे फसल बीज की बुआई कर दी हमने खेत में, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण में क्या होता है, बीज की बुआई से पहले जो है कार्य किया जाता है। द्वितीयक में क्या है, बीज की बुआई कर दी जाती है, बीज की बुआई के बाद जो कार्य शुरू होता है, जो कर्षण क्रियाएं शुरू होती हैं बुआई से लेकर फसल की कटाई तक। ठीक है, बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है, कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। देखिए द्वितीयक भू परिष्करण क्या है, प्राथमिक भू परिष्करण अगर आपको समझ आया होगा तो अच्छी तरीके से द्वितीयक भू परिष्करण भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण में क्या है, इसमें क्या है कि जब फसल की यानी बीज की बुआई कर दी जाती है, बीज की बुआई के बाद, ठीक है, बीज की बुआई के बाद से लेकर फसल की कटाई तक जितने भी कार्य किए जाते हैं द्वितीयक भू परिष्करण कहलाते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बुआई के बाद और कटाई तक कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। देखिए खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है, या फसलों पर मिट्टी चढ़ाया जाता है, पेड़ी लगाया जाता है। ठीक है, मिट्टी जैसे आप मान लो आलू की फसल को ले लो, ठीक है, और कुछ सब्जियों वाली फसलें हो गई जिन पर पेड़ी लगाया जाता है, ठीक है, और मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो यह क्रिया द्वितीयक भू परिष्करण में आता है। ठीक है, और यह क्रियाएं भूमि में खाली वायु स्थानों को भरने, खरपतवारों को नष्ट करने एवं नमी संरक्षण में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? ये सारी जो क्रियाएं की जाती हैं, निराई गुड़ाई हो गया, मिट्टी का चढ़ाना हो गया, ठीक है, ये भूमि में खाली स्थानों में वायु भरने या फिर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, या फिर इसकी जो भूमि में नमी है उसको संरक्षित करने के लिए द्वितीयक भू परिष्करण का कार्य किया जाता है। ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र जो हैं ये कम गहराई पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण में जो यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनको कम गहराई पर कार्य करते हैं, और इसमें क्या है, हैरो और कल्टीवेटर आदि का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो द्वितीयक भू परिष्करण है इसमें अधिकतर क्या किया जाता है, अधिकतर जो है इसमें निराई गुड़ाई की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है, खरपतवारों से बचाव किया जाता है, बचाव करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, या पौधों को पेड़ी लगाया जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है, आदि क्रियाएं की जाती हैं। अब हम बात करें तो भू परिष्करण के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है भाई, क्यों भू परिष्करण क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, हमने क्या है इसको तो यहाँ पे समझा, ठीक कि भू परिष्करण क्या है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हम प्राथमिक भू परिष्करण की बात करेंगे। ठीक है, हम बिंदुवार बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है प्राथमिक भू परिष्करण की हम बात करेंगे पहले। देखिए प्राथमिक भू परिष्करण के कुछ अपने उद्देश्य हैं और द्वितीयक भू परिष्करण के भी कुछ अपने उद्देश्य हैं। ठीक, अब जैसे हम मान लेते हैं प्राथमिक भू परिष्करण की, तो प्राथमिक भू परिष्करण की जो क्रियाएं होती हैं वो फसल यानी कि बीज की बुआई से पहले किया जाता है वो कार्य। ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण यानी कि खेत की अच्छी तरीके से तैयारी की जाती है, अच्छी जुताई की जाती है। ठीक है, उसमें जो है खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, और भी जो छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े होते हैं जो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये किया जाता है। आखिर इसके करने के क्या फ़ायदे क्या हैं? देखिए फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला जो प्रमुख है कि जो हम जिस फसल की बुआई करते हैं उसका अंकुरण अच्छा होता है। ठीक है, जब पौधा यानी अंकुरण होता है, अगर अंकुरण स्वस्थ अंकुरण हो रहा है तो जो पौधा निर्माण की प्रक्रिया होगी वह भी काफ़ी अच्छी होगी और पौधा स्वस्थ होगा। ठीक है, क्या होगा, पौधा स्वस्थ होगा, और साथ ही साथ जो है
क्या कहते हैं, इस क्रिया में जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से नर्सरी भी आप तैयार कर सकते हैं, सीड बेड भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा है खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक भू परिष्करण में जो गहरी जुताई की जाती है, देखिए प्राथमिक भू परिष्करण जो होता है उसमें गहरी जुताई का कार्य किया जाता है। तो इसमें गहरी जुताई करके मिट्टी पलट हल के द्वारा, हैरो के द्वारा या फिर रोटावेटर के द्वारा जो है मिट्टी की दशा दिशा को बदला जाता है, यानी कि पलट दिया जाता है, ताकि जो ऊपरी सतह पे खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं। ठीक है, तो प्राथमिक भू परिष्करण खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारी भूमि है जहाँ पे हम खेती करना चाह रहे हैं या खेती करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर अच्छी से उसकी गहरी जुताई की जाती है तो जो भूमि है वो जल को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, मृदा के रंध्र खुल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और लंबे समय तक नमी बनी रहती है। मृदा क्षरण को नियंत्रित करने की क्रिया और कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए, यानी कि जो ऊपरी सतह पे कीट पतंगे होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरक को भूमि में मिलाने के लिए किया जाता है। देखिए खाद और उर्वरक जो होते हैं वो अगर बुआई से पहले जो डाले जा रहे हैं खाद और उर्वरक, तो उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाने के लिए भी प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। तो समझ आया होगा प्राथमिक भू परिष्करण के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण के ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, इसमें क्या है, ये यांत्रिक क्रियाएं कुछ उद्देश्य से की जाती हैं। पहला इसका प्रमुख उद्देश्य है द्वितीयक भू परिष्करण का खरपतवार नियंत्रण। क्या करना, खरपतवार नियंत्रण करना। फिर उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाना, यानी कि गुड़ाई के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरी बनाना। खरपतवार का नियंत्रण मतलब निराई के माध्यम से खरपतवारों को निकालना। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है भूमि को समतल करना। क्या करना, भूमि को एक बराबर करना, यानी पाटा लगाना, भूमि को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक, खेत को ढेले को तोड़ना। अगर प्राथमिक भू परिष्करण के बाद खेत में जो बड़े बड़े ढेले बच जा रहे हैं उसको तोड़ना। ठीक है, मिट्टी को समान करना और मृदा नमी संरक्षण के लिए और भूमि में वतान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या है, वतान को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो मिट्टी है उसमें वायु धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगला है आलू, गन्ना, मूंगफली या फिर जो कंदी फल है उसमें मिट्टी चढ़ाने के लिए। अब हम बात करें आलू की, गन्ना की। गन्ना हो गया, आलू हो गया, मूंगफली हो गया, यानी जो कंदीय फसलें होती हैं जैसे शकरकंद हो गया आदि, कुछ ऐसी फसलें हैं जो जमीन के अंदर, ठीक है, क्या मिट्टी के अंदर बोई जाती हैं, जैसे कंद टाइप की होती हैं। जैसे कि आपका मूंगफली हो गया, मूंगफली भी आपका जमीन के अंदर होता है, आलू भी ऐसे कुछ होता है। हालांकि गन्ना जो है वो गन्ने की जो छड़ होती है या फिर उसका जो वनस्पतिक भाग होता है उसकी बुआई की जाती है और फिर वहीं से गन्ने का पौधा जो है तैयार होता है। तो इस प्रकार के कुछ जो फसलें होती हैं उनको जो है, उन पर जो है मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि जो है फसल अच्छी हो सके। ठीक, आगे हम बात करेंगे टिल्थ की। हमने बात की टिलेज की, अब बात करेंगे हम टिल्थ की। ये टिल्थ क्या है इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भू परिष्करण, हमने भू परिष्करण को समझा, तो भू परिष्करण से निर्मित भूमि की भौतिक दशा, ठीक है, जो पौधों की बढ़ावर के लिए उपयुक्त होते हैं उसे टिल्थ कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझिए टिलेज की तरह ही टिल्थ भी होता है। इसमें जो भू परिष्करण करने के बाद भूमि की जो भौतिक दशा में चेंज होता है, ठीक है, जो कि पौधों की बढ़ावर के लिए उपयुक्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। ठीक, टिल्थ का मतलब है कि भूमि की भौतिक दशा से उसकी संरचनात्मक परिवर्तन से, ठीक है, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके, फसल का बढ़वार को प्रोत्साहित किया जाए। भू परिष्करण की क्रियाओं का उद्देश्य अच्छा टिल्थ उत्पादित करना और उसे बनाए रखना होता है। अच्छे टिल्थ के उद्देश्य की बात की जाए, क्वालिटीज ऑफ गुड टिल्थ की बात की जाए, तो भू परिष्करण से निर्मित भूमि की अच्छी भौतिक दशा। भूमि की अच्छी भौतिक दशा का मतलब होता है कि पौधों की वृद्धि के अनुकूल होता है। ठीक है, इसमें कुछ इसके अपने गुण होते हैं, जैसे भूमि को कोमल बनाना, भूमि को भुरभुरा बनाना, भूमि में पर्याप्त वतान होना, भूमि में कंब यानी मृदा संरचना होना जिससे मिट्टी के समुच्चय का आकार 112 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और मिट्टी के समुच्चय में जल एवं वायु धारण क्षमता को ग्रहण सहने की क्षमता हो, वर्षा का जल धारण करने की उच्च शक्ति हो, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसमें वर्षा का जल धारण करने की अच्छी खासी जो है अच्छी शक्ति हो। ठीक है, एक तरह से कह लो कि अच्छी क्वालिटी हो।
भूमि में पानी को सोखने की उचित क्षमता हो ताकि लंबे समय तक जो है उसमें नमी बनी रहे। भू परिष्करण की आधुनिक धारणा की बात की जाए तो देखिए, भू परिष्करण अब जो उसकी आधुनिक धारणा दी गई है कि भू परिष्करण वैसे तो अच्छी जुताई से फसल की जो है अच्छी फसल की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। भूमि की न्यूनतम जुताई करनी चाहिए, कम जुताई करनी चाहिए, और भूमि की तैयारी में व्यर्थ होने वाले समय की बचत करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी कुछ और अलग तरीके खोजे गए हैं, जैसे न्यूनतम या जीरो टिलेज हो गया, जीरो भू परिष्करण हो गया। ये आधुनिक अवधारणा के तहत किया जाता है, जो संयुक्त रूप से संरक्षण भू परिष्करण की कंजर्वेशन टिलेज की बात करता है। ठीक है, और यह इस प्रकार के जो है भू परिष्करण क्या है, इस प्रकार के जो है भू परिष्करण का उद्देश्य है पारंपरिक भू परिष्करण की अपेक्षा भूमि एवं जल हास्य में कमी लाना। ठीक है, क्योंकि जो पुराने तरीके से जो भू परिष्करण किया जाता है, गहरी जुताई की जाती है, उसके फायदे हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं। उसके अलग हट के जो है जीरो टिलेज अपनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के भू परिष्करण में क्या है, पश्चिमी देशों में अपनाए जाने लगे हैं। ठीक, जहाँ पे फसल की कटाई के बाद ही काफ़ी मात्रा में भूमि की सतह पर फसल के अवशेष छोड़ दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, फसल के अवशेष छोड़ दिए जाते हैं, और ये फसल के अवशेष वर्षा के बूंदों के भार से भूमि की रक्षा करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मृदा कटाव नहीं होता है, और ऐसी परिस्थितियों में फसल के अवशेषों को कम से कम छेड़छाड़ कर बुआई की क्रिया की जाती है। यह विधि अवशेष पलावर या मल्चिंग के रूप में भी जाना जाता है। भू परिष्करण के इस विधि को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इक फॉलो, सीमित भू परिष्करण, कम भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण, या फिर शून्य भू परिष्करण। ठीक है, या फिर सीधी बुआई की जाती है। इसमें क्या किया जाता है इस अवस्था में कि कम से कम जुताई की जाती है। ठीक है, कम से कम जुताई की जाती है, और अच्छी से अच्छी फसल की जो है फसलों को बोया जाता है, और अच्छी फसल उत्पादन हो सके इसलिए। और न्यूनतम भू परिष्करण मिनिमम टिलेज की बात की जाए तो इस विधि में क्या है कि भू परिष्करण की क्रियाएं अच्छी बीज सया तैयार करने के लिए अत्यधिक कम कर न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर दी जाती है। देखिए, न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब यह है कि कम से कम जुताई करना। क्या करना, कम से कम जुताई करना। ठीक है, और अच्छी बीज सया तैयार करना। ठीक है, सीड बेड तैयार करना, और जुताई कम करना, इसे न्यूनतम या आवश्यकता तक ही करना। ठीक है, यह विधि भारी एवं मृत्तिका दोमट मिट्टियों के लिए लाभकारी है। जिन क्षेत्रों में बीज के बुआई क्षेत्र में इष्टतम यानी ऑप्टिमम दशा तैयार करना ज़्यादातर कठिन होता है, उन क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है। जहाँ पे जुताई कार्य करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे मिनिमम टिलेज का उपयोग किया जाता है। और इस विधि में फसल बढ़ावर को आने वाली अवस्था में खरपतवारों की भरमार हो जाती है, लेकिन इस विधि में क्या है कि खरपतवार ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो हमारे उत्पादन को कम करते हैं, और न्यूनतम भू परिष्करण की क्रिया से लागत भी कम आती है, एवं खेत की तैयारी में व्यर्थ होने वाले समय की भी बचत होती है। देखिए, इसमें जो न्यूनतम भू परिष्करण होता है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए जहाँ फसल यानी पौधों को रोपना है उसी क्षेत्र की जुताई करनी है। ठीक है, बाकी क्षेत्रों की जुताई नहीं करनी, उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, उस जगह की अच्छे से जुताई करके। ठीक है, सिर्फ पार्टिकुलर जहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं, बाकी का एरिया जो है खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कम से कम जुताई करनी है, हमें मिनिमम टिलेज करना है। ठीक है, तो इसमें खरपतवारों की जो है एक तरह से उनको बढ़ने का मौका मिल जाता है, तो एक तरह का ये नुकसान है जिसके कारण उत्पादन कम होता है। और न्यूनतम भू परिष्करण की क्रिया, अगर ऐसी क्रिया की जाए तो इसमें लागत कम आती है और समय की बचत होती है, लेकिन खरपतवारों से नुकसान भी होता है। न्यूनतम भू परिष्करण के प्रकार की बात की जाए तो भू परिष्करण एवं बुआई विधियों के आधार पर इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाऊ सीड सिस्टम। क्या है, प्लाऊ सीड सिस्टम। इसमें भू परिष्करण एक ही बार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हल है या प्लाऊ है उसके पीछे ही प्लांटर से बुआई कर दी जाती है। यह विधि बुआई बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। वहाँ इन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि बलुई क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं वो हल्की और भुरभुरी होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जुताई के साथ साथ ही बुआई कर दी जाती है। दूसरा है टिल प्लांट सिस्टम। ये क्या है, तो इस विधि में भू परिष्करण एवं बुआई की क्रिया भी एक साथ की जाती है। इसमें पुराने मेड़ पट्टियों की सतह पर जहां पिछले फसल के अवशेष हैं वहां पे 5 से 8 सेंटीमीटर की गहरी जुताई करते हैं। जो भी फसल के अवशेष हों वो
मेड़ों के पट्टियों के कतार के बीच में चले जाते हैं और इस प्रकार की बुआई के लिए पूर्व फसल अवशेषों से रहित क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है, जैसे कोई फसल पहले से हुई होती है, उसके अवशेष बचे होते हैं उसमें, तो वहाँ पे उसके बीच से जो है उसकी जुताई करके फसलों की बुआई कर दी जाती है और अवशेष जो है बगल हो जाता है। अगला है शून्य भू परिष्करण। ये न्यूनतम भू परिष्करण या शून्य भू परिष्करण ये क्या है, तो शून्य भू परिष्करण का मतलब कम से कम जुताई करना। शून्य भू परिष्करण में कीटनाशकों को डालने, बुआई एवं कटाई के अतिरिक्त फसल उत्पादन में कोई भी कर्षण क्रियाएं नहीं की जाती हैं। शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम भू परिष्करण में मतलब बिल्कुल भी जुताई ना करके फसल की बुआई करना और जो है इसमें बुआई एवं कटाई के अतिरिक्त कोई भी काम ना करना। ठीक है, कीटनाशक को डालना यानी कि खरपतवार या कीटनाशकों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करना, नहीं तो सिर्फ बुआई और कटाई का कार्य करना। इसमें जो है फसल उत्पादन जो है कोई भी कर्षण क्रिया नहीं की जाती है। जुताई का कार्य एवं बुआई एक ही किया जाता है, एक ही कार्य में हो जाता है और खेत में खरपतवार एवं फसल के अवशेषों को नष्ट करने के लिए जो है कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर यंत्रों के माध्यम से दोनों क्रियाएं एक साथ कर दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे उतेरा खेती की। ये क्या है उतेरा खेती? ठीक है, उतेरा खेती पे हम चर्चा करते हैं। तो उतेरा खेती जो है मुख्यतः धान के क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ? जहाँ पे धान अधिक लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भूमि के देरी से जुताई की दशा में आने के कारण एवं सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त न होने के कारण धान जब पकने की अवस्था में होता है तब धान को काटने से 15 दिन पहले धान की खड़ी फसल में अलसी, तिवड़ा, मूंग एवं उड़द आदि के बीजों को छिटकाकर बो देना। ठीक है, क्या होता है, उतेरा खेती कहलाता है। अब इसको समझिएगा कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे खेती उतेरा खेती की जाती है। प्रमुखता ये धान की खेती के बाद की जाती है। ठीक है, जिसे धान की फसल पककर तैयार हो गई। ठीक है, कटाई से 10-15 दिन पहले। ठीक है, इसमें पर्याप्त नमी होती है। पर्याप्त नमी होने पर क्या होता है, इसी अवस्था में कटाई से 10-15 दिन पहले ही इसमें कुछ ऐसी फसलें होती है जैसे अलसी हो गया, तिवड़ा हो गया और मूंग एवं उड़द हो गया, इसके बीजों को खड़ी फसल में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 10-15 दिन बाद फसल की कटाई कर ली जाती है। ठीक है, और इसमें ऐसा किया क्यों जाता है, इसमें जुताई से बचा जाता है और जो नमी बची रहती है उसका उपयोग किया जाता है और इससे क्या है, किसान को कुछ उपज भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की खेती को उतेरा खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा क्रॉपिंग कहते हैं या फिर उतेरा खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, उतेरा खेती कहते हैं। ठीक है, तो उतेरा खेती आपको समझ आया होगा। हमने आज भू परिष्करण यानी टिलेज की बात की, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की, उसके उद्देश्य की बात की और फिर हमने यहाँ पे समझा उसके लाभ और हानि को। उसके बाद हमने बात करी उतेरा खेती की। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी आपको समस्या है तो आप जो है क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर हमसे अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं और इस क्लास की जो PDF है जो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।